आज हम सबसे पहले 52 साल के राहुल गांधी के उस सपने की बात करेंगे जिसे पूरा करने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब से जुटे हुए हैं जब वो 40 साल के थे। देखिए, कल राहुल गांधी ने श्रीनगर के उस लाल चौक पर तिरंगा फहराया। दो तस्वीरें, 8 का पाठ, दो तस्वीरें आपके सामने। कल राहुल गांधी ने श्रीनगर के उस लाल चौक पर तिरंगा फहराया जहां 5 अगस्त 2019 से पहले तिरंगा फहराना आतंकवादियों की गोलियों को न्योता देना होता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1992 में, जब वो सिर्फ 40 साल के थे, तब 26 जनवरी के दिन श्रीनगर के लाल चौक पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ आतंकवादियों की गोलियों, ग्रेनेड और बमबारी के बीच तिरंगा फहराकर आतंकवादियों और अलगाववादियों को चुनौती दी थी। और फिर 5 अगस्त 2019 को उनकी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर सही मायनों में कश्मीर का भारत में संपूर्ण विलय, आप कह सकते हैं, भारत से जोड़ने का काम किया। ये दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोलियों और आतंकवादियों की गोलियों, ग्रेनेड के बीच तिरंगा फहराते हुए मुरली मनोहर जोशी के साथ, और एक तरफ दूसरी तस्वीर जहां कोई गोलीबारी नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई ग्रेनेड नहीं, शांति से बेखौफ होकर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी शान से तिरंगे को लहरा रही है। 40 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र, मुख्यमंत्री उस वक्त के, उन्होंने जब मोदी ने तिरंगा फहराया था तब वहां 370 थी, तब आतंकवादियों की गोलियां थी, ग्रेनेड थे, बमबारी थी। आज कुछ नहीं था। 370 थी तो क्या था, और 370 नहीं है तो फिर आज क्या है। 52 साल की उम्र में राहुल गांधी ने लाल चौक पर जो तिरंगा फहराया, और 40 साल के मोदी जब प्रधानमंत्री ने वहां पर तिरंगा फहराया। देखिए, आज सरकार की उसी कोशिश का नतीजा है कि अपने नाना जवाहरलाल नेहरू के 75 साल बाद राहुल गांधी उस कश्मीर के लाल चौक पर बेखौफ होकर तिरंगा फहरा पाए, जिस कश्मीर पर राहुल गांधी के नाना की नीतियों ने धारा 370 का पहरा बिठा रखा था। कहने में कोई संकोच नहीं, धारा 370 हटने का ही नतीजा है कि आज राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि उन्हें कश्मीर में ग्रेनेड नहीं, प्यार मिला। आप सोचिए ना, अगर 370 होती तो ग्रेनेड मिलता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी को मिला था। 370 नहीं थी तो राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि उन्हें कश्मीर में ग्रेनेड नहीं, प्यार मिला। धारा 370 हटने का ही नतीजा है कि यात्रा में शामिल योगेंद्र यादव खुद कह रहे हैं, वो मान रहे हैं कि लाल चौक में उत्सव का माहौल है, कोई डर नहीं है, किसी को तिरंगा फहराते हुए किसी को कोई डर नहीं है। ये बदलाव है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोल कर प्यार दिया। बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो। और ऐसा माना जाता है बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पे कोई आके मतलब तिरंगा नहीं लहरा सकता। ये लगभग उत्सव बन गया। सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लेकिन किसी को डर नहीं, बिना प्रोटेक्शन के भी घूम रहे हैं, कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, उत्सव बन गया। अब 370 होती तो ये उत्सव हो पाता, 370 होती तो डर नहीं लगता। भाई, जब 370 थी तब तो ग्रेनेड और बमबारी के बीच तिरंगा लहराया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी ने। देखिए, राहुल गांधी ही क्यों, आज देश के हर नागरिक को कश्मीर में किसी भी जगह कहीं पर भी तिरंगा फहराने की पूरी आजादी है। लेकिन 5 अगस्त 2019 से पहले 370 की धारा के विपरीत जाकर ऐसा करना क्या आसान था? इतना क्या ये हो पाता? लेकिन आज राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता ऐसा कर पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कश्मीर का सही मायनों में भारत से जोड़ने का वो प्रयास जिसे 70 वर्षों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को पूरा करना चाहिए था, नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि राहुल गांधी बिना डर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा पाए, क्योंकि अब कश्मीर में अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370 नहीं है। अब कश्मीर में यह धारा जब लागू थी तो लाल चौक पर तिरंगा फहराना मौत को दावत और
आप कह सकते हैं वोटों की कुर्बानी देना होता था। और शायद यही वजह थी कि 1948 के बाद लाल चौक पर झंडा फहराने में कांग्रेस के किसी बड़े नेता को 75 साल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 75 साल जवाहरलाल नेहरू के बाद 1948 के बाद कांग्रेस पार्टी का कोई नेता गया लाल चौक पर तिरंगा फहराने? कोई नेता नहीं गया। 75 साल लग गए, 70 साल लग गए, 370 खत्म हुई, 19 के बाद जाके 23 में तिरंगा, क्योंकि अब पॉसिबल हो पाया। 70 साल कांग्रेस पार्टी का कोई नेता गया तिरंगा फहराने लाल चौक पर, क्यों नहीं फहराया पहले? लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस का यह डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 1992 में और दूसरी बार 2019 में खत्म करने की कोशिश की थी। 1992 में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से एकता यात्रा की शुरुआत की थी। उस समय नरेंद्र मोदी कश्मीर के व्यवस्थापक थे। 26 जनवरी 1992 को यह यात्रा श्रीनगर पहुंची थी और इसी लाल चौक पर मुरली मनोहर जोशी ने तिरंगा फहराया। 370 था उस वक्त, इसलिए तब गोलियां भी चल रही थी, तब ग्रेनेड भी चल रहे थे। उस समय उनके साथ नरेंद्र मोदी थे। उस समय लाल चौक के आसपास दीवारों पर आतंकवादियों और अलगाववादियों द्वारा भारत विरोधी पोस्टर्स लगाए गए थे। अब लगा था कोई? नहीं लगा था ना, उस वक्त लगा था। उन पर लिखा होता था कि जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक पर आए, तिरंगा फहराकर दिखाए। अब कुछ नहीं है ऐसा। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसके नाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। लेकिन फिर भी मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी लाल चौक पहुंचे, भारत का तिरंगा शान से फहराया। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 40 साल के थे, लेकिन वो और मुरली मनोहर जोशी आतंकवादियों की धमकी से नहीं डरे। लाल चौक पर तिरंगा फहराने का प्रण पूरा किया, आतंकवादियों की गोलियों, ग्रेनेड और धमाकों के बीच पूरा किया। अभी कुछ नहीं था ऐसा, सब शांति से, मजे से, शानदार माहौल में उत्सव की तरह झंडा फहराया जा रहा था। तो क्रेडिट जाता है 370 हटाने को। 2019 में जब मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फिर से सत्ता में आते ही सबसे बड़ा फैसला किया, कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने का। इसका नतीजा यह हुआ, नतीजा क्या हुआ सुनिएगा। 2006 से 2013 के बीच कश्मीर में आतंकवाद की 4766 घटनाएं हुई। यानी कि तब क्या होता था, हर महीने कश्मीर में आतंकवाद की 50 घटनाएं होती थी, हर महीने 50, 30 दिन में 50, हर दिन 2। वहीं धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ, फर्क ये हुआ 2019 से 2022 के बीच आतंकवाद की 721 घटनाएं हुई, जबकि पत्थरबाजी की घटनाओं में एवरेज बताया जा रहा है कि 87%, लगभग 90% की कमी आ गई। पत्थरबाजी ना के बराबर 90% जो है कमी हो गई, और आतंकवाद की घटनाओं में भी कमी। तो अब आसान हुआ लाल चौक पर तिरंगा फहरा पाना। इतना ही नहीं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हुआ। कश्मीर की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर पर्यटन पर आधारित है, आप सभी जानते हैं। और 370 हटने के बाद से कश्मीर का पर्यटन उद्योग फल फूल रहा है। इसका क्योंकि उत्सव जैसा माहौल है ना, उत्सव जैसा माहौल कश्मीरियों के बीच क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि पर्यटन उद्योग फल फूल रहा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अप्रैल 2022 तक श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर रोज 15,000 से ज्यादा यात्री उतरे, हर रोज। उत्सव जैसा माहौल तो होगा ही नहीं ना, 370 ही नहीं है। आज राहुल गांधी भी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ बर्फ में, ठीक बहुत खूबसूरत तस्वीर आज की, उसी तरह से ठीक उसी अंदाज में खेलते हुए नजर आए, आनंद उठाते हुए नजर आए, जैसा आनंद कश्मीर जाने वाला हर नागरिक अब उठा पा रहा है 370 खत्म होने के बाद। 33 साल बाद ऐसा हुआ कि कश्मीर के किसी सिनेमाघर में लगी फिल्म लगातार हाउसफुल हो रही हो। पहली बार हुआ है 33 साल में। यह फिल्म शाहरुख खान की हालिया फिल्म है पठान। उत्सव तो होगा ही भाई, उत्सव है, 370 खत्म है। 370 थी तो उत्सव क्या था सब जानते हैं, आए दिन आतंकवादी हमले। इसके अलावा धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर से केंद्र के 890 और राज्य के 205 कानून हटा दिए गए, लागू नहीं होते थे संसद के बनाए कानून जम्मू कश्मीर में, जिससे जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों का जीवन आसान हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर से उस डर का खात्मा हुआ। तो बेखौफ होकर आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी वहां पर तिरंगा फहरा पा रहे हैं, और दरअसल डर का खात्मा हुआ जिसमें कई दशकों तक कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका ही नहीं दिया गया।
अब तो सिनेमाघर फुल चल रहे हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं। लाल चौक पर शान से तिरंगा रहता लहराते हुए भी राहुल गांधी को इस बात का एहसास जरूर हुआ होगा कि हाँ बदलाव तो है भाई। मनी मन वो भी सोच रहे होंगे हाँ बदला तो है और बदलाव तो है, बोल नहीं सकते, राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन उनकी जुबान पर आ गया कि हाँ अब ग्रेनेड नहीं मुझे प्यार मिला, बदलाव तो है, वो जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं। लेकिन कश्मीर पर राहुल गांधी की पार्टी की नीति क्या है, इसे लेकर राहुल गांधी खुद शायद पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। यही वजह है, ध्यान से सुनिएगा, जब श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने इस पर राहुल गांधी से सवाल पूछा तो उन्होंने जयराम रमेश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस पर हमारा स्टैंड क्या है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो हिस्सा आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के नाना यानी कि जवाहरलाल नेहरू की राह पर चलने से पहले कांग्रेस ने लाल चौक पर झंडा फहराने को लेकर कई बार नाना की, कई बार मना कर दिया था। लाल चौक पर तो तिरंगा फहराना ही नहीं है, वो तो संघ का एजेंडा है। अभी कुछ दिन पहले लाल चौक पर तिरंगा फहराने की भावना को आरएसएस का एजेंडा बताया। फिर सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ, यूटर्न क्यों, राहुल गांधी को यूटर्न क्यों लेना पड़ा? पहले कहा कि नहीं फहराएंगे, फिर अचानक से फहरा दिया, क्यों? राहुल गांधी के सबसे बड़े यूटर्न की सबसे राइट व्याख्या ये है, तो यूटर्न ये लेकिन असल में राइट टर्न भी है, राइट। लेकिन उससे पहले कश्मीर में तिरंगा फहराने को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी के यूटर्न की एक झलक आप देखिए, आपको समझ आएगा कि ये यूटर्न क्यों लिया गया और क्यों लाल चौक पर तिरंगा फहराने पर मजबूर हुए, या कह लीजिए लाल चौक पर तिरंगा ना फहराने के अपने फैसले से राहुल गांधी को यूटर्न क्यों लेना पड़ा, आप समझ जाएंगे। एक बात समझ लो, ये जो तिरंगा है ना, ये श्रीनगर में जाके हम इसको लहराएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई तूफान कोई आंधी कुछ नहीं रोक पाएगा। ये झंडा ये तिरंगा वहां पे जाके लहराएगा। देखिए पहले का झंडा फहराएंगे, फिर खबर आई कि नहीं फहराएंगे क्योंकि लाल चौक पर तिरंगा आरएसएस का एजेंडा है। ये जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता ने बताया, रजनी पाटिल, उन्होंने नहीं वहां नहीं फहराएंगे जी, गलत हो गया, वो लाल चौक पर नहीं फहराएंगे, वो आरएसएस का एजेंडा है। अब कल फहरा दिया, तो ये यूटर्न क्यों? 15 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें श्रीनगर में तिरंगा लहराने से कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया था कि श्रीनगर में तिरंगा वो कहां लहराएंगे, लेकिन देश के लोगों को उम्मीद थी कि विपक्ष का बड़ा नेता होने के नाते राहुल गांधी श्रीनगर पर भारत का तिरंगा फहराकर देश को एक संदेश देंगे। लेकिन जब राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर पहुंचने वाली थी, तब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की इंचार्ज और सांसद रजनी पाटिल ने कहा कि लाल चौक पर नहीं फहराएंगे, लाल चौक पर तिरंगा फहराना तो आरएसएस का एजेंडा है, राहुल गांधी लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराएंगे। लेकिन फिर कल राहुल गांधी ने उसी लाल चौक पर तिरंगा फहराया और एक बार फिर से राजनीतिक यू टर्न ले लिया। अब आपके जहन में भी सवाल होगा भाई कि पहले लाल चौक पर तिरंगा फहराने से मना क्यों किया, लाल चौक पर तिरंगा फहराने पर यह यू टर्न क्यों लिया, पहले तिरंगा फहराने से इंकार क्यों? अब 5 सवाल है जो हम आज पूछ रहे हैं। ये सवाल आपके सामने कि क्या यह दिग्विजय सिंह के बयान का डैमेज कंट्रोल है? याद है ना आपको, दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए थे, क्या यह दिग्विजय सिंह का बयान का डैमेज कंट्रोल है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, 370 खत्म होने से क्या अब बेखौफ, मतलब कितने बेखौफ हुए राहुल गांधी, यह भी सवाल है कांग्रेस पार्टी से। तीसरा सवाल रहेगा कि भाई मुफ्ती अब्दुल्ला क्यों गायब थे, वो साथ में थे तो बड़ा डैमेज हो रहा था, क्योंकि वो उनके बयान है, वो तिरंगे के विरोधी हैं, वो अपना झंडे की मांग करते हैं, वो आपके साथ हैं, तो फिर बहुत जरूरी हो गया था कि लाल चौक पर तिरंगा फहराना। वैसे इन सवालों की तफ्तीश करने से पहले एक बात स्पष्ट होती है, वो ये कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी ने कितना जोड़ा ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत कुछ छोड़ा या कह लीजिए बहुत कुछ तोड़ा ये जरूर स्पष्ट है। उदाहरण के लिए यात्रा खत्म होने से ऐन पहले अब सोचिए कि ये यू टर्न क्यों लिया गया, वो मैं आपको समझा रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, बड़ा डैमेज हो गया, कांग्रेस पार्टी ने अलग कर लिया, राहुल गांधी ने कह दिया उनका व्यक्तिगत बयान है, हमारा कोई लेना देना नहीं, बड़ा बयान, बड़ा डैमेज हुआ, और लाल चौक पर तिरंगा उसी का कंट्रोल्ड, दिग्विजय का डैमेज, राहुल का कंट्रोल। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत की पेशकश करनी चाहिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, अभी कुछ दिन पहले। मणिशंकर का डैमेज, राहुल जी का कंट्रोल। इसी तरह महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से भी कई सवाल उठे, क्योंकि इन्हीं नेताओं और इनकी विचारधारा को कश्मीर में धारा 370 का मुख्य आर्किटेक्ट माना जाता है। फारूक अब्दुल्ला कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं, और महबूबा मुफ्ती भी, जो तिरंगा विरोधी है। जब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। उनकी यात्रा का जो स्थायी साथी था, जैसे यात्रा में एक बारात में सहवाला चलता है ना, तो वो जो थे
वो एक छात्र नेता थे जिनकी ख्याति टुकड़े टुकड़े की संज्ञा से जुड़ी हुई है और जिन्हें इसी यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के द्वारा राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय युवा नेता का विशेषण भी दे दिया गया। भाई आप ये समझ सकते हैं और आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी की कोशिशों को पंचर कर रहे थे और लाल चौक पर तिरंगा फहराकर राहुल गांधी ने देशभक्ति की हवा के जरिए इस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की है। धारा 370 हटने से कश्मीर को तो जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन एक सवाल यह भी है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को क्या मिला? क्या इसके जरिए राहुल गांधी जनता के बीच अपना 2.0 वाला वर्जन, वो जो रीलॉन्चिंग की कोशिश थी, रीपैकेजिंग की कोशिश थी, क्या वो पेश कर पाए, रीलॉन्च हो पाए? क्या नया वर्जन, क्या इसके जरिए वो 2024 से पहले कांग्रेस के लिए जमीन तैयार कर पाए? क्या विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने का सपना लिए राहुल गांधी विपक्ष को अपने साथ जोड़ पाए? भारत जोड़ो विपक्ष को कितना जोड़ पाए? राहुल गांधी की यात्रा 145 दिन पहले कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। इस दौरान उन्होंने 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। उनकी यात्रा जो है 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों और 75 जिलों से होकर गुजरी। वो तमाम दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, 145 दिन, 14 राज्य और 4080 किलोमीटर। वैसे इनमें से सिर्फ राजस्थान अकेला ऐसे राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। ये जो राज्य आपको दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सरकार बनाने या उसका हिस्सा बनने के बावजूद कांग्रेस के हाथ में सत्ता फिसल गई। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी को रिलॉन्च करना चाहती थी। राजनीतिक रूप से राहुल गांधी की ये रिलॉन्चिंग कितनी सफल रही, ये तो राज्यों के आने वाले चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों से साबित होगा। लेकिन इस यात्रा के जरिए विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने का जो सपना राहुल गांधी ने देखा था, वो शायद पूरा नहीं हो पाया। क्यों, मैं आपको बताता हूं। यात्रा के समापन समारोह के लिए कांग्रेस ने 23 विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण भेजा था। 23। इनमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, सीपीएम, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी जैसे बड़े नेताओं ने, मतलब वो शामिल थे उस लिस्ट में जिनको बुलाया गया था। लेकिन इनमें से ज्यादातर दलों ने यात्रा के समापन समारोह से दूरी बना ली। ना नीतीश, ना ममता, ना मायावती, कोई नहीं पहुंचा। इस समारोह में मुख्य तौर पर जो पार्टियां शामिल हुई उनमें फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और डीएमके। इसके उलट जब केसीआर ने रैली की थी तब मंच पर आप तस्वीरें देख ही रहे हैं, वहां पर अखिलेश यादव भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, भगवंत मान भी हैं। लेकिन जब राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए एक जो विपक्ष की बैठक बुलाई गई तो सबने मना कर दिया। नीतीश ने मना कर दिया, ममता ने मना कर दिया, मायावती ने मना कर दिया, सबने मना, चंद्रबाबू नायडू ने मना कर दिया। लेकिन जब केसीआर, तो इसलिए राहुल का जो सपना क्या भारत जोड़ो यात्रा से पूरा हो पाएगा या नहीं, छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM